हमें तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी कबीला जो है ये लोग भी डिजर्व करते हैं इसमें पहाड़ी में, क्योंकि इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनका उठना बैठना और इनकी जो इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो एक जैसी है। और बैक में ये लोग भी जाते हैं और पहाड़ी लोग भी जाते हैं। एक ही कोठे के अंदर दो दो घर रहते हैं, एक उसी कोठे के अंदर पहाड़ी भी होता है और उसी कोठे के अंदर जो एसटी के लोग हैं, गुजर लोग हैं, वो भी होते हैं उसी कोठे के अंदर। तो बदकिस्मती की वजह से हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जब पहाड़ी कबीले को उनका हक दिया जा रहा है, जो दूसरे जो हमारे भाई हैं, हालांकि इनका एक जैसा कल्चर है, एक जैसा रहन सहन है, और उसके बनस्बत यानी जो एसटी के लोग हैं उनके बनस्बत पहाड़ी जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमजोर है। तो उनको जो उनका हक जो गवर्नमेंट दे रही है, तो बाकी लोग जो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ये बात समझ से बाहर है और कुछ नहीं। नंबर एक। नंबर दो, हम ये असल में ये बात मोहम्मद यासिन पसवाल हमारे एक अजीज हैं जिसे पुलवामा के लदो पामपुर के रहने वाले हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। असल में हमारा मकसद ये यहाँ पे जमा होना यही है कि हम ये बात उन तक पहुंचाएं। उन्होंने कल या परसों या 2 दिन पहले एक बेबुनियाद बयान दिया है। आप एक बिल्कुल बेबुनियाद बिल्कुल गैर हकीकी बयान दिया है कि हम जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कोई पहाड़ी नहीं रहता है। हालांकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आप त्राल से ले लीजिए, त्राल से शुरू कीजिए, त्राल में, उसके बाद आप लासीपुरा ले लीजिए, उसके बाद आप लदो पांपुर में ले लीजिए, उसके बाद टाहब में ले लीजिए, उसके बाद आप संगरवानी पुलवामा को ले लीजिए, उसके बाद आप अंदर वाली पुलवामा जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ये ले लीजिए। तकरीबन अगर हम देखें कुल मिला के 2011 की सेंसस के मुताबिक 10 से 11 हज़ार आबादी आबाद थी, और अभी तक 15,000 या 15-16 हज़ार की आबादी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आबाद है। तो उनकी इस बयान की हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। जी जी जी। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे गुजर भाई भी हैं, हम भी हैं, हमारा भाईचारा, हमारी एकता मानी जाती है। खासकर संगरवानी पुलवामा की हमारी जो एकता है, अंदरवाली हो गई, संगरवानी हो गई, हमारा रहन सहन एक है, हमारा कल्चर एक है। एक ही कोठे में अगर जब हम ढोकू में जाते हैं, एक ही कोठे में एक साइड में हमारे गुजर भाई रह रहे होते हैं, दूसरी साइड में हम रह रहे होते हैं। हम हमारे जो यहाँ पे नंबरदार हैं, हमारे वो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मगर कभी उन्होंने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गुजर है। मतलब वो हमें अपने साथ, या सरपंच हमारे हैं या एक्स सरपंच हमारे, वो हमें अपने साथ लेकर चले हैं आज तक। उन्होंने हमें इस चीज का कोई ये महसूस नहीं होने दिया, कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अब सिर्फ ये इतनी बात है कि कोई कुछ चंद नाम निहाद लोग उठ के अपनी शोहरत के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, तो उस बयान की हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जमा होते हैं। और ये उनका जो है ये बयान बिल्कुल बेबुनियाद बयान है। यहाँ जो बात आपके सामने आई है ये तो ताज्जुब की बात है कि जहां पर भी हम लोग रह रहे हैं, पहाड़ी लोग रह रहे हैं, वहां पर गुजर बरादरी, यानी एक सिक्के की दो रूप है। पहाड़ी भी हमारे भाई, गुजर भी हमारे भाई। हमारा उठना बैठना, यानी हमारा स्कूलिंग, हमारा मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान, तमाम रिश्ते तक हमारे इकट्ठे हैं। गुजर बरादरी के लोग हमारे पहाड़ी हैं। अब जो कुछ लोग जिस सियासत कर रहे हैं कि भाई गुजर पहाड़ी अलग है, ये अलग नहीं है। एक भाई को मिल रहा था, दूसरा भाई महरूम था। आपने यहाँ रूट लेवल पर भी देख लिया। अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, जो भाई अपना हक ले रहा है उसको अपने हक लेने दो, खाने दो, उसमें किसी किस्म की कमी ज्यादती नहीं होगी। वहां पर दो राय नहीं है। हमारे कुपवाड़ा ये करना से लेकर पुनः तक ये सब के सब जहां पर भी गुजर एसटी के लोग हैं वहां पर पहाड़ी लोग हैं। अब जिसने ये बात कही, जैसे इन्होंने ये कहा, उसे मैं ये कहना चाहता हूं, जरा सा अपने गिरेबां में जाकर देखो, ये पहाड़ी कोई गैर नहीं है, आप ही के भाई हैं। जरा शर्म करो भाई, इनको भी सीने से लगाओ। हमने आपको सीने से लगाओ, आप हमें सीने से लगाओ। इत्तेफाक इत्तेफाक को कायम रखो। यही दीन है, यही मजहब है, यही इस्लाम का तकाजा है। आवाज दो। बिल्कुल, अभी हम आपको बात करें कि हम संगरवनी में मौजूद है, जहां पे पहाड़ी कम्युनिटी जमा हुई है, जो बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमको जो सोशल कास्ट जो स्टेट जो इनका हक था वो हमको मिला है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, हम आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो इस टाइम पे पहाड़ी कम्युनिटी है बिल्कुल उस नारेबाजी में ये बता रही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि जिस चीज का हम हक रखते थे वो हक हमको मिल गया। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें तो बात यह है कि जहां पे गुजर रहते हैं वहीं पे पहाड़ी भी रहते हैं, तो ये बोलते हैं तो इसमें सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। JK24 के लिए मुजामिल संगरवनी से।
पीएचई डेली वेजेस का मसला हल नहीं हो पा रहा और तमाम पीएचई डेली वेजेस लगातार सड़कों पर हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हकों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। और आज एक बार फिर से जिला हेडक्वार्टर सामा में ये तमाम पीएचई डेली वेजेस पहुंचे हैं और यहां प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर कि हमें जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, हमारा 70 से 75 महीनों का जो पेंडिंग वेतन है वो दिया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। लेकिन इतना ज्यादा क्राइसिस है कि कई डेली वेजेस अब तो रिटायर हो रहे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद क्या लेकर जा रहे हैं सरकार के घर से, वो काफी परेशान नजर आए हैं, जो अपने पिछले दिनों में भी देखा। लेकिन अब जो रेगुलर तनख्वाह इनको कभी बीच में मिल रही थी वो भी बंद हो चुकी है और हवाला दिया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए इनकी तनख्वाह नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में आज दोबारा से अधिकारियों का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है। क्या कुछ कहा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन 154 दिन हड़ताल पर बैठे हुए हो चुके हैं और एक तरफ बीजेपी ने कमेटी गठित की है, क्या उसका रिजल्ट आता है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्द हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम जो हालात है वो पूरी तरह से खराब कर देंगे। अब इनकी तरफ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं। 150 दिन से ज्यादा आप हड़ताल पर बैठे हैं, यहां पर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई मसला हल नहीं हो पा रहा। अब आपको क्या आश्वासन मिल रहा है तनख्वाह को लेकर, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी आपको लेनी है, ये सारा जो सिनेरियो बनता जा रहा है, ये हालात कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तमाम क्राइसिस हमें पीएचई डेली वेजेस आपकी फैमिलियों में ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तनख्वाह नहीं है। आगे क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारे गरीब वर्कर की आवाज़ को उठाते हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने पूछा, हम 154 दिन हो गए हम हड़ताल पर बैठे हुए और सरकार ने गोल गोल घुमा रही है हमें। सरकार कभी कोई कमेटी गठित करती है, कभी कोई कमेटी गठित करती है। हम तो ये चाहते हैं, हमें कमेटी से कोई विश्वास नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। अगर रैना साहब ने कमेटी बनाई है तो उस पर काम भी होना चाहिए। अगर 10 दिन के बाद एक मीटिंग करेंगे, 8 दिन के बाद एक मीटिंग करेंगे, उससे हमारा मसला हल नहीं होगा। अगर मसला हल करना है तो हमारे जो सेंटर बॉडी के जो लीडर बैठे हुए हैं उनके साथ मीटिंग कीजिए, वो आपको पूरा चिट्ठा बताएंगे कि कैसे कैसे हमारी रेगुलेशन पॉलिसी करनी है। ऐसा रचोड़ इनके पास पड़ा हुआ है, 520 इनके पास पड़ा हुआ है और इन्होंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इन्हें ऑर्डर निकालना है। उस ऑर्डर को इतना विलंब कर रहे हैं कि हमें सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये। अगर ये 370 तोड़ सकते हैं रातों रात तो हमारा मसला हल क्यों नहीं कर सकते। इनके लिए हमारा मसला हल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए, एलजी साहब के साइन चाहिए। एलजी साहब इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं कि हमारे को रेगुलेशन पॉलिसी देने में? क्या ये इलेक्शन को देख रहे हैं कि इलेक्शन पर करेंगे? हम इलेक्शन से पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। अगर रेगुलेशन पॉलिसी इलेक्शन से पहले नहीं मिली तो इनको हम ऐसा जवाब देंगे कि इनको हम जितनी भी रैलियां जे करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और जो नुक्कड़ सभा करेंगे उस पर भी हम इनके मगर लगेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनको कभी भी बख्शने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने हमें रेगुलेशन पॉलिसी पहले दे दी, हम कंधे पर बिठाकर इनको हाथ डालकर हम पूरे शहर में फहराएंगे कि इन्होंने हमारे गरीब जनता की, हम गरीब पीएचई डेली वेजर की आवाज को इन्होंने उठाया और सुना और इन्होंने काम किया है। बिल्कुल, तो ये तमाम जो डेली वेजेस हैं ये इसीलिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी को भी साफ तौर पर एक बार फिर से आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने भी हमारा मसला हल नहीं किया कमेटी गठित करने के बाद भी, तो क्या हालत होगी वो इलेक्शन में इनको दिख जाएगा और कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट कैंपेन होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन जिस तरह से लगातार एक जो अड़ियल रवैया अपनाकर चल रहा है तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा कि आखिर क्या ऐसा कारण है। लेकिन जिस तरह से लद्दाख में आपने देखा कि लद्दाख यूटी ने उन तमाम डेली वेजेस को जो है वो एक तोहफा दे दिया है। लेकिन आखिर में इनसे ये जानूंगा कि लद्दाख वालों को अगर मिल सकता हो तो आपको क्यों नहीं मिल सकता, तो लद्दाख वालों को मिला तो आपको क्यों नहीं मिल सकता, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं लद्दाख के जितने भी डेली वेजर पीएचई के हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्हें बिना लड़ाई किए हुए, बिना संघर्ष किए हुए उन्हें पॉलिसी भी मिल गई और उन्हें मिनी वेज एक्ट भी मिल गया और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर लायक था, सेक्रेटरी लायक थे, उन्होंने उनका काम किया क्योंकि वो जमीन पर काम करने वाले इंसान थे। उन्होंने काम किया, इन्होंने काम नहीं किया, हमारे एलजी साहब ने काम नहीं किया। कहने में कोई एतराज नहीं है, ये फिर नालायक साबित हो गए, ये वो लायक था। ये आप डिफरेंस ये देख लीजिए, जहां तो ये बीजेपी के बालों के पीछे पड़ गए हैं कि इनका सुपड़ा साफ करना है। हो सकता है अगर इन्होंने अगर बीजेपी को इन्होंने बचाना है तो हमें रेगुलेशन पॉलिसी इनको दे देनी चाहिए और उनको एलजी साहब को साइन करने चाहिए कि हाँ ये गरीब वर्कर हैं और हम इनको रेगुलेशन पॉलिसी देंगे। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर कहना है कि जो एलजी
लद्दाख यूटी के हैं, उन्होंने जो फैसला लिया वो उनके फेवर में लिया, लेकिन हमारी तरफ जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। और इसका सीधा ठीकरा जो है वो बीजेपी के ऊपर भी फोड़ा जा रहा है कि 2014 में जब इन्होंने सत्ता में आना था तो उससे पहले ये कहा गया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपका मसला पहले हल करेंगे, लेकिन 2014 से 2022 अब चल रहा है, 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई मसला इनका हल नहीं हो पा रहा है। इसलिए साफ तौर पर कहना कि हमारा जो उग्र प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा और अपना हक हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद को पार करना पड़े। लेकिन क्या 370 अगर टूट सकती है तो क्या हमारा मसला हल नहीं हो सकता? इसको लेकर कोई संज्ञान लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं लिया जा रहा। लेकिन भरोसा इनको बीजेपी के ऊपर अभी भी है। जो कमेटी गठित की है वो क्या रिपोर्ट ऊपर सौंपती है, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन डेली वेजेस इस समय काफी ज्यादा क्राइसिस में है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 7 न्यूज़ के लिए। रोज़गार मेले के तहत अगर हम देखें तो इससे पहले श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने पहले फेज़ में दिवाली से पहले एक दिन उसने जो है उसका उद्घाटन किया था और आज उसका दूसरा फेज़ था। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ बीएसएफ हेडक्वार्टर में, जहाँ पर कि एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर जो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने जो है 100 के करीबन ऑर्डर यहाँ पर तकसीम किए। और कुल अगर हम देखें तो 71,000 जो है देश भर में आज ऑर्डर्स यहाँ पर तकसीम किए गए, जो कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो है महकमों में दिए गए, जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ और कुछ फाइनेंशियल कंपनी और कुछ पीएसओज में भी यहाँ पर दिए गए। और अगर हम युवाओं को देखें तो वो बहुत ही खुश थे और उनका यही कहना था कि अगर हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके और अगर हमें टाइम पर अपनी जॉब मिल सकता है तो और देश बहुत ही तरक्की कर सकता है। जेके 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। अच्छा लगा, काफ़ी मेहनत करने के बावजूद आज हम अपनी मंजिल पे पहुँच आए, तो इसे हर एक इंसान को अच्छा लगता है। खासकर मेरी बात नहीं कि जितने भी हम यहाँ पे कैंडिडेट आए हुए हैं उनको अच्छा लग रहा है, अपनी फीलिंग बड़ी अच्छी लग रही है। पीएम के लिए क्या मैसेज यही है सर, जितने भी पोस्ट पीछे रोका के रखिए और पोस्टों को रिलीज़ किया जाए ताकि नौजवानों को फ़ायदा हो, नौजवान बैड हैबिट से दूर रह के अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दें। तो यही सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से चीज़ है। प्रधानमंत्री का कैसे शुक्रिया करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे अपनी तरफ से, जहाँ हमें एक तो रोज़गार मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को मिलेगा हर एक बंदा शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार है। हमें इस सबसे पहले तो मुझे इसी के जो प्रोसेसेस हुए हैं, जैसे जहाँ पे एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल हो गया, हमारा फिजिकल हो गया, उसमें मेरे को बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला। सबसे बेहतर तो यही है, मेरे मेडिकल ले में आया था तो मुझे मौका मिला कि ऐसे तो जा नहीं पाना था, ऐसे मेडिकल के उपलक्ष्य में मेरे को वहाँ पे जाने का मौका मिला। मैं वहाँ जो वैसा माहौल है वो देखने को मिला वहाँ का। मैं तो उनके फुल सपोर्ट में हूँ कि वो जो भी हमारे यूथ के लिए जो भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं वो सब उनके लिए अच्छी है। और ये हमारे यूथ को समझना चाहिए कि वो हमारे अच्छे के लिए ये सब कर रहे हैं और हमको बस उनके साथ कोऑपरेट करना और मेहनत करनी है। पहले तो मैं तहे दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें युवाओं को ये नौकरी प्रदान की, और अपने पीएमओ साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी धन्यवाद करता हूँ। सर मुझे सीआईएसएफ प्रेफरेंस हुई है तो मैं उनका बहुत उल्लास है, मुझे धन्यवाद करता हूँ। सर अपना स्टार्टिंग से एम था कि डिफेंस ज्वाइन करनी है सर, कोई सी भी हो, और आज मुझे सीआईएसएफ प्रेफरेंस हुई है तो मैं इसी में खुश हूँ और मैं अपने दिल से अपने देश की सेवा करूँगा। धन्यवाद। मैं ऐसे देखता हूँ इसे अपॉर्चुनिटी अपने देश को सर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं थैंकफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिनके थ्रू मैं यहाँ पे मुझे चांस मिल रहा है कि अपनी कंट्री को सर्व करूँ। इस चीज़ लिए हमें तो ये फ़ायदा है कि डायरेक्टली हम तो अपने कंट्री को जो सर्व करने का मौका मिल रहा है, एक तो ये है, और दूसरा ये बात है कि हमें जो फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर लोग, जो जितने भी हमारे, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और एक नॉलेज मिलती है कि हमें अलग अलग अपने जो कंट्री के जो सेक्टर्स हैं उनको कैसे हम जान पाएंगे, कैसे उनमें अपनी हेल्प कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि उनको आगे ग्रोथ में हेल्प कर सकें। जैसा कि अभी सर ने बोला, अगले जो 25 साल हैं तो उसमें हमें ही वर्क करना है। जो हमारे जो भी आज सिलेक्ट हुए हैं, जितने को भी वो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं, तो यही जो अपने इकोनॉमी जो कंट्री है इसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। देश में 71,000 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। इस सरकारी नियुक्ति के माध्यम से युवाओं को जो जॉब मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश आज़ादी का अमृत काल में चल रहा है और 2047 तक देश को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
विकसित देश बनाना है, उसी के साथ भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। तो आज जो नियुक्ति किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो नियुक्ति हुई है उसी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, SSB और कुछ बैंक ऐसे अलग अलग सेक्टर में नियुक्ति हुई है। टोटल 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नियुक्ति मिलने वाली है और इसी के लिए भारत सरकार की DOPT डिपार्टमेंट काम कर रही है। और आज जैसा युवाओं के लिए नियुक्ति का सम्मेलन हुआ, ये 1 महीना पहले भी ऐसा हुआ था। उसी वक्त 75 युवाओं को जॉब मिला था। ये हो गई बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी की। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल रहे हैं, इसी में पर्टिकुलरली अलग अलग स्कीम जो है, जो जिसी के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, जिसमें बैंकों को आसानी से कर्जा मिल सकता है। उसी के माध्यम से जॉब क्रिएट होते हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी देखें, कोविड-19 के बाद हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से बढ़ रही है। भारत देश की इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है। तो मैं इस अवसर पर जिन युवाओं को आज भारत सरकार के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिया है, वो युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आपका भविष्य उज्जवल है। आप अच्छी तरह से काम करें और देश के नागरिकों की अच्छी तरह से सेवा करें। इन शब्दों के साथ मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज में ले ऑफ हो रहा है, जैसे ट्विटर, मेटा और दूसरी बड़ी कंपनीज अमेजॉन, तो जो बात कही जा रही है कि ग्लोबल रिसेशन जो यूरोप से शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है उसका असर यहाँ भारत पे कुछ होगा? भारत सरकार पूरे तरह से कोशिश कर रही है, ग्लोबल रिसेशन भी हो तो भारत का उसका असर कम हो या न हो, इसलिए भारत सरकार उसके लिए काम कर रही है। अभी हम ठीक बीजेपी के ऑफिस में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे कुड़धार बी के लोग, लगभग 100 से ज़्यादा लोग जिनने आज ज्वाइन किया, अलग अलग पार्टीज़ में ये लोग थे। और खुद शक्तिराज परिहार जी जो यहाँ पे खुद मौजूद थे, जिनने खुद यहाँ पे उनको ज्वाइन करवाया, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका वेलकम है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को आपने यहाँ पे ज्वाइन करवाया, तो क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने इस जो प्रोग्राम को इसको कवर किया। आज यहाँ पे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम यहाँ पे था और आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में कुड़धार भी जो ललूर पंचायत है, जो एरिया जो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में होता था, अब वो डोडा वेस्ट के साथ जुड़ा है। तो वहाँ के सरपंच और पंच और सारी पब्लिक वहाँ की आज आके, अमीन साहब जो सरपंच है वहाँ के जामिया मस्जिद के इमाम भी हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनको और इनके जितने भी बाकी लोग हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत यहाँ डोडा में होगी। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से 100 से ज़्यादा लोगों ने आज ज्वाइनिंग की है, कितनी पार्टी इससे मजबूत हो रही है? ये जो देसा का इलाका है, देसा हो या अपना कास्तीगढ़ का जितना भी इलाका है, वहाँ पे हमने पूरा फोकस किया है, क्योंकि ये वो जो इलाका था ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी इलाके की तो जानकारी है, हम वहाँ फोकस किए हुए हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जिनको हम जोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और पार्टी को मजबूत करने का काम, ये लक्ष्य हम लेके पूरी टीम, हमारे जिला के अध्यक्ष भी हैं, आप देख रहे हैं पूरी सिंह राणा जी हैं,
जीवन चिप जी हैं, हमारे राम प्रसाद जी हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, एक ही मिशन पे है कि पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, पार्टी को मजबूत करना है और नए लोगों को जोड़ना होगा। आपने देखा होगा कि जम्मू में बड़े बड़े दिग्गज नेता जो पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, ये पार्टी की उपलब्धि होगी। शक्ति जी, अगर इन इलाकों की हम बात करें, खास करके देसा के इलाके की बात करें, ललोर इलाके की बात करें, अभी भी हम देख रहे हैं कि स्कूलों की सही कंडीशन नहीं है, रास्ते की सही कंडीशन नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमने तभी भारतीय जनता पार्टी को चुना क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है ग्राउंड पे। क्या हम मानें कि इस इलाके को देखा जाएगा, इन इलाकों के अंदर विजिट किया जाएगा, इनकी दिक्कत को जल्द से जल्द हल किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस और एनसी का जो समय था, जब वो सरकार में रहे, जब वो मिनिस्टर रहे, कोई कैबिनेट मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी, कोई होम मिनिस्टर रहे, वो तब काम नहीं कर सके। उनका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहा, इस डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर रहा, जो यूनियन मिनिस्टर दिल्ली में रहे, पिछले 40-45 सालों से पावर में रहे, वो तब नहीं करवा सके, तो अब आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं। सब लोगों को ये भरोसा है कि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो विकास के काम, डेवलपमेंट के काम और जो डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को आज गरीब मजदूर किसान को जो हो रहा है, उसको देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और इनको ये विश्वास है कि अगर इलाके की डेवलपमेंट कोई करवा सकता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। मैंने इसको इन लोगों को ये विश्वास दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें, वो देसा इलाका हो, हमारा ललोर का इलाका हो, बाकी जो इलाका होगा, वहाँ पे जो भी हम कर सकेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रायोरिटी पे उस इलाके को तरजीह। जानना चाहूँगा किस किस पार्टी में ये लोग थे? कांग्रेस में, एनसी में, पीडीपी का तो कोई नहीं था, लेकिन कांग्रेस एनसी के लोग थे। वो बहुत बड़ा एक, यानी ललोर पंचायत जो है वो कांग्रेस एनसी मुक्त हो चुकी है, या वो झटका समझ, या वो डीएपी है या पीएपी है, उसकी आप पूरी अगर जानकारी मिलेगी तो वो सारा मुक्त है। वहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। हमारा जो पहले के कार्यकर्ता जो वोटर वहाँ पे थे, लेकिन ये जो ग्रुप था ये अपोजिशन में था, आज ये सारा ग्रुप आके, यानी वहाँ पे अब बाकी पार्टियों को वहाँ पे एजेंट ढूंढना भी मुश्किल होगा उस पंचायत में, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आज देख के मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ यहाँ पे कि आज जिन लोगों ने ज्वाइन की है ये एसटी समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोग त्राउन से हैं, कोई प्राणु से हैं, जो मुस्लिम समाज के। ये एक बदलाव जो लोगों को, मुझे पूछा गया था दिल्ली में गृह मंत्री साहब ने कि क्या बदलाव है लोगों में, मैंने उनको कहा था कि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। अब वो जात पात की राजनीति नहीं चलने वाली है, अब विकास की राजनीति होगी। और जो लीडर ये कहते थे इलेक्शनों में कि नहीं जी बीजेपी ऐसी जमात, बड़ा कुछ कहा जाता था, आज लोगों को विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है, और इस भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे, इस भाईचारे को मजबूत रखेंगे। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और उसी इलाके से आप हैं, ललोर इलाके से, क्यों भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? मैंने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समझा, इनकी काम को देखा, इनकी डेवलपमेंट को देखा, और वही जो एसटी कम्युनिटी, जो मैं हूँ एसटी कम्युनिटी से हूँ, मैं एसटी सरपंच हूँ, और वही जो एसटी की जो हमारी जो भी मांग है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसके अलावा आज तक जो है यूज एंड थ्रू हमें किया गया, लेकिन एसटी का जो है, एसटी को किसी ने ध्यान से अगर देखा वो बीजेपी ने। आप किस पार्टी में थे? मैं एनसी में था। तो क्या समझते हैं इतना बड़ा झटका आपने पार्टी को दिया? देखिए, एनसी में मैं था, रामल कॉन्स्टिट्यूंसी तब था, अब डोडा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा वेस्ट बन गई है। हमारे जो हैं कार्यकर्ता जो हैं, अच्छे जो लीडर जो हैं, शक्तिराज जी हैं, हमने इनका अच्छा समझा। इनके जो पिछली भागवा के अंदर, देसा के अंदर जिनकी जो काम देखे, इनके काम देखे, इनकी जो सोच समझ देखे। एक अहम सवाल है, इलाके के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? देखिए मेरे हाँ बहुत अच्छी हुई है। रोड देखिए, रोड की है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे मेन पानी है, बिजली है, वो जो भी इनकी उस वक्त इनके अंडर था, इन्होंने काम किया है। हम अब किस तरह की उम्मीद रखें? हमारी भरपूर 100% गुजारिश रहेगी इनसे कि मेरी पंचायत और खासकर देसा, शिंखली, मलान, गई देसा जो है, जो पूरी है पड़ता है, और बला कश्तीगढ़ के अंदर जो 11 पंचायतें हैं, मैं इनको ये गुजारिश करूंगा कि तन मन से उनकी नजरसानी देखिए, उनको देखिए, आप हमें देखेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारी पार्टीज हमने देखी है कि पहले तो लोग ज्वाइन करते हैं उस पार्टी को, उसके बाद छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, ऐसा तो नहीं आप करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह को फजल करम से हम सोच समझ के आए पार्टी के अंदर, और इस पार्टी में ही रहेंगे, और पार्टी का एक अच्छा वर्कर बन के ही पार्टी को हम आगे
चलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने लल्लूर इलाके के ये लोग हैं और साफ तौर पे इन्होंने बताया कि पार्टी को क्यों हमने ज्वाइन किया, मकसद क्या था पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इलाके के अंदर डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काम ज़रूर हुए हैं मगर कुछ काम जो है अधूरे पड़े हुए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग इलाकों के अंदर काम कर रही है, खुद शक्तिराज परिहार जी इलाके के अंदर विजिट भी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि हमारे इलाके के अंदर भी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। उसी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया।